This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, सितंबर 2020 का अपना अपना पेपर निकाल ले। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें एग्जामिनर की, 8 क्वेश्चन है इसमें और आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बात जरा ध्यान से देखिएगा कि आपने जो एमसीक्यूज के आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक नहीं करने, बल्कि अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर देते हैं, वो गलत तरीका है। ठीक है, अब जनाब सेक्शन ए देखें। सेक्शन ए में मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन होता है वो 8 नंबर का होता है मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 8 नंबर का ये सवाल है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है जब ये टॉपिक पढ़ा था, ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 नंबर का ये पेपर में सवाल आया था कि रेशियो एनालिसिस में ये रेशियोज हिस्टोरिकल बेस्ड होती हैं, करंट रेशियोज के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें हमने इसको देखी थी। आज हमने जो मेन क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो 3 क्वेश्चन है इस पेपर के। बाकी सारे सवाल हमारे डिस्कस्ड हैं क्लास के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है। अपनी हिम्मत जारी रखनी है क्योंकि 3 क्वेश्चन में बैटरी ना लो हो जाए आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर पेपर कौन सा है। ये ऑटम 2020 है, ऑटम 2020। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8 नंबर का ये भी सवाल है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे चलते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए आसानी हो। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। एक साल की एंट्रीज पास करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक साल की हमने एंट्रीज पास करनी है, एक साल से ज्यादा एंट्रीज पास नहीं करनी। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, मतलब वर्किंग के भी मार्क्स होंगे और नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, और किसी भी क्वेश्चन की हमने नरेशन नहीं लिखनी। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए वैसे तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट फॉर्म में अंग्रेजी लिखी हुई है, हमने उसमें से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2014, चेक कीजिएगा, हमने एंट्रीज पास करनी है 2019 की। ये डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2014। इंडस फार्मा लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 280 मिलियन। कब रिसीव की थी? 1 जुलाई 14 को। टू सेटअप अ प्लांट इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया। The grant is repayable in full if the condition attached to the grant are not met for the period of 5 years from the date of commencement of the production। कहते हैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो अगर आप रूरल एरिया से बाहर गए तो आपसे गवर्नमेंट ग्रांट वापस ले ली जाएगी। इट इज हाईली प्रोबेबल IPL would comply with the condition। कहता है ये पक्का पता है कि वो कंडीशन फुलफिल करेगी। IPL incurred total cost 630 million on the plant। लो मेरे भाई, गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी 280 मिलियन की, हमारा खर्चा कितना हो गया? 630 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्दर 2 ऑप्शन आती हैं, एक कि हमने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या हमने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है गवर्नमेंट ग्रांट को। ओके होगी बात?
आगे देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये हिंट बताया होता है। कहता है इट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2015। वो कहता है कि जनाब 1 जनवरी 2015 को प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। हम प्रोडक्शन स्टार्ट पे नहीं डेप्रिशिएट करते, बल्कि हम डेप्रिशिएट करते हैं जब वो अवेलेबल फॉर यूज होता है। यूजफुल लाइफ 7 साल है। डन। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। ओके, अब इसके बारे में उसने ये नहीं बताया कि एसेट रेडी फॉर यूज कब था और प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जिस डेट को प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तब ही रेडी फॉर यूज था। आगे चलते हैं। IPL deducted government grant in arriving the carrying amount of the asset। लो जनाब, उसने अपनी पॉलिसी बता दी कि जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आती है वो डिडक्ट कर देता है एसेट की वैल्यू में से। इसका मतलब ये हुआ हम अपना एसेट जब डेबिट करेंगे 630 माइनस 280 मिलियन पे डेबिट करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है? ये कोई वैल्यू बताएगा कितनी वैल्यू? 630 में से 280 माइनस करो। आंसर साथ आपने देना है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 350 सर। हम अपना एसेट डेबिट करेंगे 350 मिलियन से। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। इन जनवरी 2019 IPL showed its inability to comply with the condition attached to the grant। लो मेरे भाई, कहते हैं जनाब जनवरी 2019 के अंदर IPL ने शो किया कि वो नहीं कंडीशन फुलफिल कर सकता, एंड regulatory authority issued a notice to IPL for repayment of the grant in full। Accordingly the grant was repaid by IPL। मतलब उसने ग्रांट वापस पे कर दी, और पे कितनी करनी है? इन फुल। मतलब जितने पैसे उसने लिए थे अब वापस पे कर देगा। और कंडीशन है डायरेक्टली डिडक्शन। दो बातें। ओके होगी बात? फिर आगे चलते हैं। यहां तक गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल था। आगे चलते हैं। In view of the repayment of grant, IPL carried out an impairment review of the plant। यहां तक पोर्शन IS 20 का था और यहां पर IS 36 स्टार्ट हो रहा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दोनों कॉन्सेप्ट हमसे पूछे हैं। वो कहता है इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2019। Net annual cash flow for the remaining life of the plant have been estimated at 90 million and 80 million for 2020 and 21 respectively। These cash inflow are net of annual interest and maintenance cost of 10 million and 6 million respectively for both years। Applicable discount rate is 10%। कहता है कि जनाब इनफ्लो का जो नेट एनुअल इंटरेस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 10 मिलियन और 6 मिलियन है। एक बात याद रख लें, जब भी हम इनफ्लो देखेंगे ये हमारा आउटफ्लो होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है हम उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम खुद उसका इंटरेस्ट का फैक्टर हम माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 मिलियन इन इनफ्लो में से माइनस हुआ है इनको वापस ऐड बैक कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। वो हम बाद में करते हैं, पहले हम ऊपर वाली एंट्रीज पास करेंगे। ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट रिव्यू, कहता है इंपेयरमेंट वाले दिन the existing plant can be sold in the local market 160 million and estimated cost of disposal would be 5 million। लो मेरे भाई, ये बता दिया गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का काम।
मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी IAS 16 से रिलेटेड मतलब किसी भी नॉन करंट एसेट का सवाल है ना, अगर डिफरेंट एसेट्स हों तो हर एसेट्स को अलग अलग कंसीडर करोगे तो आंसर सही आएगा, और अगर डिफरेंट ईयर्स हों तो हर साल को अलग अलग चेक करना है। ठीक है, अब हमने 2019 में दो काम हुए हैं, एक इंपेयरमेंट का टेस्ट हुआ है और दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट वापस की है। लो मेरे भाई जरा याद करो, हमारे पास, मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूं, जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट रीपे करते हो, जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट रीपे करते हो, हम देखते हैं मेरे मेथड कौन कौन से। एक है डायरेक्टली डिडक्शन, और दूसरा है सेपरेटली रिकॉग्नाइज। अगर डायरेक्टली डिडक्शन हो, आपको याद होगा मैंने कहा था एट द डेट ऑफ रीपेमेंट, एट द डेट ऑफ रीपेमेंट सबसे पहला काम करना है, जितने पैसे वापस कर रहे हैं उस अमाउंट से अपना एसेट डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है। याद होगा आपको, जिस दिन हमने पैसे वापस करने हैं उस दिन अपना एसेट वापस डेबिट कर देंगे और अपना कैश क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद दूसरा एक काम करना होता है, जितने पैसे वापस किए हैं मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितना टाइम गुजर चुका है वो अमाउंट फाइंड करके एक ही दफा डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। बात समझ लगी? जिस डेट को पैसे वापस किए उस डेट को हम अपना एसेट, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले एसेट में से माइनस किया था, अब एसेट में ऐड बैक कर देंगे एट द डेट ऑफ रीपेमेंट, तो हमारा एसेट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम जितना टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन हमने एसेट डायरेक्टली डिडक्ट किया था तब से हम उसकी डेप्रिसिएशन भी तो उस अमाउंट पर नहीं ले रहे थे, अब जितना टाइम गुजर चुका है उसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद फर्दर रूटीन का काम करेंगे, यानी एसेट की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेंगे, फिर उसका इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, वही बाकी सारी बातें, सारा काम वही पुराना करेंगे। ठीक है, ये था कि अगर डिडक्टिव डिडक्ट करना है, और हमारा सवाल भी यही है, लेकिन अगर आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो तो हमारे पास जितनी लायबिलिटी पड़ी है गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से उसको डेबिट कर देना है, जितना हम कैश वापस करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे, जो इसका डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें हम डेप्रिसिएशन को नहीं छेड़ते होते, उसकी वजह क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पहले ही चार्ज कर रहे होते हैं फुल अमाउंट के ऊपर। तो अब अपने सवाल पे आ जाते हैं मेरे भाई, आ जाओ जरा अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। जनरल एंट्री पास करनी थी इंडस फार्मा लिमिटेड है, जर्नल डेट लिखते होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और यहां पर लिख देंगे रुपीस इन
1000 में होगा तो 1000 लिखेंगे, मिलियन में होगा तो बिलियन लिखेंगे। हमने सिर्फ 2019 की एंट्रीज पास करनी है, ये बात याद रखें। फिलहाल आपने सिर्फ एक पोर्शन को देखना है, ठीक है, फिलहाल सिर्फ यहां तक देखना है, इससे नीचे अभी नहीं देखना। 1 जनवरी 2019 को कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और हमें सारे पैसे वापस करने पड़ गए। तो 1/1/2019 1/1/2000 दुर्योधन का सवाल है कि कुछ दोबारा बताना है कि दोबारी कौन सी चीज बतानी है। फिलहाल तो मैंने ये बताया है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट जब रीपे करनी है तो कैसे करनी है, और वो उसकी मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। 1/1/2019 को हमने सारे पैसे वापस कर दिए। जितने पैसे वापस करेंगे एसेट डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर डायरेक्टली डिडक्ट किया था तो हमने एसेट डेबिट कर दिया, कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया, फुल अमाउंट वापस की है 280 मिलियन। और साथ ही आपको याद होगा कि जिस दिन पैसे वापस करने हैं, डेप्रिसिएशन जितने टाइम की नहीं ली उस टाइम की डेप्रिसिएशन ले लें। तो सेम डेट को 280 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब आ जाओ जरा, 2015 से ये काम स्टार्ट हुआ है, 2015 का एक साल, 16, 17 और 18, 4 साल की डेप्रिसिएशन नहीं हुई। 160 मिलियन, तो डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160 मिलियन। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा इशू आए वो फौरन अपना लेक्चर वो सुन ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, वो कॉन्सेप्ट आप बार बार सुन सकते हो। ओके की बात। अब सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनती है? क्या कह रहे हो? ये जो अभी एंट्री पास की है डीपी टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली कैसे फाइंड की सर? देखो, जब गवर्नमेंट ग्रांट वापस करते हैं ना, और आपने अगर ग्रांट को डायरेक्टली डिडक्ट किया हो, जब वापस करते हैं 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री के एसेट को बढ़ाते हैं उस अमाउंट से, और साथ जितने साल गुजर चुके होते हैं और जितने पैसे वापस पे कर रहे होते हैं उस पूरे टाइम की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं एट द डेट ऑफ रीपेमेंट। यानी एक तो एसेट अपना डेबिट करते हैं, दूसरा उसकी डेप्रिसिएशन भी जितना टाइम गुजर चुका होता है और जितने पैसे वापस कर रहे होते हैं उसकी डेप्रिसिएशन भी लेते हैं। तो हमने 280 वापस किया, 4 साल गुजर चुके हैं 2019 में, तो 4 सालों की हमने डेप्रिसिएशन ले ली। ओके की बात। अब आते हैं 31 दिसंबर को आगे। अब सवाल का दूसरा पोर्शन पढ़ते हैं। कहते हैं 31 दिसंबर 2019 को आपने इंपेयरमेंट रिव्यू किया। एक बात और आप सुनिएगा कि जब भी इंपेयरमेंट करते हैं, अब जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पहले, अगर अब साल का एंड है ना, तो पहले डेप्रिसिएशन नॉर्मल वे से चार्ज करेंगे। अगर साल के शुरू में करना हो तो पहले इंपेयरमेंट करते, साल के एंड पे चाहे रिवैल्यू करो चाहे इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। तो जनाब डेप्रिसिएशन ले लें पहले 31 दिसंबर 2019। अब डेप्रिसिएशन देने का तरीका सुन लीजिएगा प्लीज। वैसे तो इसका कई मेथड है, लेकिन हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहले अपने एसेट को डेबिट किया था 350 से, याद आया? सबसे पहले एसेट को कितनी अमाउंट से डेबिट किया था? 350 से।
उसके बाद 280 दोबारा फिर ऐड कर दिया जब पैसे वापस किए। डन। आदिल कह रहा है कि हमने गवर्नमेंट, आदिल भाई हमने 2019 की एंट्रीज पास करनी है, चाहे आपने 2000 जब मर्जी पिछले साल की जो भी आपने अमाउंट लिए हैं जैसे भी किया है, हमने सिर्फ 2019 की एंट्रीज पास करनी है, पिछले 4 सालों की एंट्रीज पास करनी नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था कि हमने एसेट को कंसीडर करके एंट्रीज पास करनी होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट जिस डेट को मिली है उसको नहीं देखते, एसेट को कब से डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं वो देखते हैं। चले जनाब, तो 350 में दोबारा हमने 280 ऐड कर दिया, ये तो फिर 630 हो गया। ओके होगी बात। अब दो तरीके हैं, या तो इसमें से जो हमने पुरानी डेप्रिसिएशन और नई डेप्रिसिएशन सारी ऐड करके माइनस कर दो, रिमेनिंग लाइफ पे ले लो। लेकिन वो कहते हैं कि अगर एसेट की वैल्यू फुल हो जाए ना, तो चाहे इसको दोबारा 7 पे डिवाइड कर दो या चेंज इन एस्टिमेशन वाला तरीका ले आओ। आप मुझे बताएं, ये 350 भी तो 4 साल के लिए डेप्रिशिएट हो गया था। 350 भी 4 साल के लिए डेप्रिशिएट हुआ था। कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा? 350 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। और ये 280 को भी आपने अभी डेप्रिशिएट किया है, ऐसा किया है ना। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर फुल पैसे वापस ना करो ना, तो आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। अब तो फुल पैसे वापस किए हैं तो ये वर्किंग ना भी करो तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर फुल पैसे वापस करोगे तो ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। एसेट की कॉस्ट में एसेट ऐड कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट में एसेट ऐड कर देते हैं और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड करके नेट करते हैं। अब देखो 350 से पहले एसेट डेबिट किया था, 280 से अब दोबारा किया। 350 को 7 पे डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 200 और 160। टोटल जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो 360 होगी। डन। तो ये टोटल कॉस्ट बन गई, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 360। बुक वैल्यू बताओ कितनी आ गई? बुक वैल्यू बता दें कितनी आ गई? 630 माइनस 360, 270। लो मेरे भाई, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देंगे, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। आप जो कोई जिस नाम से मर्जी है, काइंडली आप अपन क्वेश्चन पर गौर करें, वरना मैं क्विट करवा दूंगा, क्लास फिर ऑफ कर दूंगा। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। जो कोई जिस तरह से भी आ रहा है फोकस ही ना करो, आप जस्ट लेक्चर के ऊपर फोकस करो। जी मेरे भाई, आपको पता है ये सारा काम वही करते हैं। करना क्या, दोबारा सुन लीजिएगा, ये उस वक्त लेक्चर में भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। करना क्या होता है कि जिस दिन हमने एसेट की वैल्यू को रीस्टेट करना है, मतलब एसेट की वैल्यू में एसेट ऐड कर देंगे, पिछली और अब वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अब हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। जैसे चेंज इन एस्टिमेशन नहीं करते, सेम वही बुक वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर लाइफ चेंज हो जाती तो नई लाइफ पे डिवाइड करते, लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते। 270 को 3 पे डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग लाइफ है ना, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 90। और एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90। डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 90। ओके होगी बात।
आगे चले। चलेंगे आगे चलते हैं। अब सबूर कहता है ईयर के स्टार्ट में ये 31 दिसंबर सबूर डेट लिखी है, क्या हो गया आप लोगों को? देखे ना, आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल एसेट में एसेट की वैल्यू ऐड कर देनी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड करके नेट कर लेना है। जरा गौर फरमाइएगा, प्रैक्टिकली गौर सोचें। आपने 280 दोबारा एसेट डेबिट किया और दोबारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ली 160 से। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं, पहले एसेट को 350 से डेबिट किया हुआ है और उसकी डेप्रिसिएशन 200 आ चुकी है। ये जब एसेट खरीदा था उस वक्त उसको 350 से डेबिट किया था और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 4 सालों में ले चुके हैं। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट वापस की तो 280 से मजीद अपना एसेट डेबिट कर दिया और 160 की उसकी डेप्रिसिएशन भी ले ली। अब जरा गौर फरमाइएगा, एसेट की टोटल कॉस्ट 630 हो गई और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 360 हो गई। जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आता है हम इसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 270 और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दिया। 7 साल टोटल लाइफ है, 4 साल गुजर चुके हैं, तो बाकी कितने साल बच गए? 3। तो 3 पे डिवाइड किया, 90 आ गया। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में डायरेक्ट इसको 7 पे डिवाइड किया हुआ है। आई कैप ने 630 को वो इसलिए क्योंकि फुल अमाउंट वापस की है। अगर फुल अमाउंट वापस ना करते तो फिर ये मसला आ जाना था। इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल रूल बताया कि जितने पैसे वापस करो उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो और उसकी जितनी डेप्रिसिएशन है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर दो। उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लो। बुक वैल्यू फाइंड करने के बाद लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ पे और लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे। ये तो पुराना तरीका है हमारा। ओके की बात जनाब। उसके बाद हम लगाते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट। आ जाओ जरा, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं 31 दिसंबर 19 को ही। इंपेयरमेंट की तरीकाकार क्या है आपको याद है किसी को? इंपेयरमेंट का तरीकाकार वर्किंग करने लगा हूं मैं। सर कैरिंग अमाउंट और कवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट या इंपेयरमेंट रिव्यू कह लो। मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप लोगों ने क्या करना है, कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, और अगर ये ग्रेटर देन आ गई तो इंपेयर हुआ है वरना नहीं। कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 270 माइनस 90, 270 माइनस 90 तो 270 हो गई थी ना उसकी कॉस्ट, यानी जो वैल्यू रिमेनिंग बची थी 270 बची थी और 90 साल की डेप्रिसिएशन आ गई तो 180। यानी जब हमने गवर्नमेंट ग्रांट को वापस ऐड बैक किया था तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 270 की बच गई थी। आपको याद है, हम उसको कॉस्ट समझ लेते हैं, ठीक है, और उसमें से 1 साल की डेप्रिसिएशन 90 ले ली तो 180 कैरिंग अमाउंट बच गई। रिकवरेबल अमाउंट की दोबारा वर्किंग करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट होता है, आपको याद होगा, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये आखिरी लाइन में गिवन है 160 और 5, 160 माइनस 5 155।
वैल्यू इन यूज 31 दिसंबर 2019 के बाद उसकी 2 साल लाइफ बच गई है बस। कितनी लाइफ बच गई है? 2 साल। हम यहां पर ही वैल्यू इन यूज फाइंड कर लेते हैं। कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। तो याद है ना, कैश फ्लो कितना है? एक 90 मिलियन है, एक 80 मिलियन है, और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं करते क्योंकि वो आउटफ्लो होता है हमारा। एनुअल इंटरेस्ट फैक्टर जो होता है ना, वो हमने वापस ऐड बैक करना होता है। आपको पता है, कैश फ्लो के अंदर जाओ जरा मेंटली तौर पर, जब हम कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऐड बैक करते हैं, और ये भी हम कैश फ्लो देखते होते हैं। इसमें अगर इंटरेस्ट, टैक्स, वो चीजें, डेप्रिसिएशन अगर बताई हो, इस तरह की चीजें, तो वो कैश फ्लो में ऐड बैक करके ही काम करना है। तो हमारा पहले साल का है 90 और दूसरे साल का है 80। ये पहला साल, ये दूसरा साल। 90 प्लस 10 100, 80 प्लस 10 90। ठीक है, ये आ गया 90 प्लस 10 और ये आ गया 80 प्लस 10। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करेंगे? याद होगा आपको, 12% है। तो याद होगा मैंने कहा था 1/1 प्लस 0.12, 1/1.12। करो जरा, 1 को डिवाइड करो 1.12 पे, 1 को डिवाइड करो 1.12 पे, कितनी वैल्यू आ रही है? 0.8929। फिर इसको 1.12 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको दोबारा 1.12 पे डिवाइड कर दो। डन? लो मेरे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है? 89.29। और 90 को मल्टीप्लाई करके बता दो, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.7972। सर जी ये दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आया फिर? 71.748। देखो मैंने बताया, वैसे तो ये आप अपना वो फार्मूले से भी कर सकते हो। मैं 100/1 प्लस 0.12 की पावर 1 प्लस 90/1 प्लस 0.12 की पावर 2, ऐसे भी किया जा सकता है। या हमने कहा था कि हम अलग अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। पहले साल होता है ना, 1 प्लस 0.12 की पावर 1 किया, फिर पावर 2 किया, ठीक है, तो दूसरे साल का फैक्टर आ गया। तो एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि हर आंसर को 1.12 पे डिवाइड करते जाओ तो अगला फैक्टर आता जाएगा। जी मेरे भाई, इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। इन दोनों को प्लस करो तो वैल्यू यूज आ जाएगी। कितना आ गया? 89.29 प्लस 71.748, 154.668, कितना? 154.668। नहीं 161.03 आ रहा है। राउंड ऑफ करके 161 सारे कह रहे हैं। हमने रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ, तो 155 और 161 में से हायर हो गई 161। इसका मतलब है अगर कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए तो एसेट इंपेयर होता है। अगर कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए तो एसेट इंपेयरमेंट होता है। तो एसेट हमारा इंपेयर हो गया 90। तो मेरे भाई
आखिरी एंट्री पास करने लगा हूं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit 19। तो ये 4 एंट्रीज थी पेपर में 8 नंबर। पहली बात इस क्वेश्चन, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक क्वेश्चन वो ऐसा देगा जिसमें से अदर स्टैंडर्ड में से कोई ना कोई चीज, ठीक है। जब मैं आपको कल सवाल करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये भी साथ डिस्कस करूंगा कि जनाब उसका प्लान क्या है इसका, ठीक है। एस्टिमेट ही होता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लो मेरे भाई अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यूज है। अपने अपने कैलकुलेटर अपने सामने रखें क्योंकि सारी वर्किंग मैंने आपसे करवानी है, और सारे अपने माइक भी साफ करके बैठें क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछना है। तो जिससे सवाल पूछा जाए वो अपना फौरन जवाब देगा, ठीक है। ये एक तरह की प्रैक्टिस ही है हमारी। मीर भाई अपना माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तनवीर कुछ पूछना चाहते हो तो आप मैसेज कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। Which of the following statement is correct about financial statement based on historical cost in times of rising the prices? कहते हैं अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये कौन सी अमाउंट करेक्ट है। सबसे पहले अगर कीमतें बढ़ जाएं, एक बात याद रखें, तो कीमतें बढ़ने से हमने तो अपना डाटा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा होता है, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। ये बात याद रखें, वो मैं आपको बताता भी हूं कैसे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है, एक मैं सादा सी एग्जांपल देता हूं। आपका एसेट आपने खरीदा था 100 रुपए का, डन। आज एसेट हो गया 160 का, आपने रखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ओके। अब आप जब डेप्रिसिएशन लोगे 100 रुपए पे लोगे, और आज की कॉस्ट है 160। अगर आप 100 रुपए पर डेप्रिसिएशन लोगे तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन कम आएगी, और डेप्रिसिएशन कम आएगी तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा आएगा। और अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने एसेट रखोगे, कीमतें बढ़ रही हैं, नए एसेट की कीमतें ज्यादा हैं और आपके एसेट्स की कीमतें कम हैं, तो एसेट आपके अंडरस्टेट हो जाएंगे। जब हम हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि जिस डेट को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन या एट द डेट ऑफ अकरेंस हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है हम उस पे रखते होते हैं, और कीमतें बढ़ने से मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ जाती है। तो कहता है अगर आप हिस्टोरिकल पे रखोगे एसेट आपके कम हो जाएंगे और लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। फिर उसने बी में कहा एसेट विल बी ओवरस्टेटेड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कीमतें बढ़ने से पिछली इंफॉर्मेशन कम होती है। हिस्टोरिकल का मतलब होता है पुरानी, और कीमतें तो आज बढ़ रही हैं, तो हमारे एसेट ओवरस्टेट नहीं हो सकते। प्रॉफिट और एसेट अंडरस्टेट होगा, ये भी गलत है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। डेप्रिसिएशन विल बी ओवरस्टेटेड, ये भी बात गलत है। ये तीनों बातें गलत हैं। हिस्टोरिकल डाटा में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो आज की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, हिस्टोरिकल कम होगी। तो इसका पहला आंसर ठीक है मेरे भाई। दूसरे पे चलते हैं। IAS 40 कहता है which of the following disclosures is not required to be made under cost model। IAS 40 का जो कॉस्ट मॉडल है वो सेम एज इट इज है जैसे कि IAS 16 का होता है। सिर्फ एक बात का फर्क है, IAS 40 के अंदर हमने चाहे कॉस्ट मॉडल पे है फेयर वैल्यू बतानी होती है। IAS 40 के अंदर चाहे आपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे भी रखा हो ना, हमने फिर भी उसकी फेयर वैल्यू जरूर बतानी होती है।
सबसे पहला कहता है कि नॉट, ये बात याद रखनी, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो तो बतानी होती है। डेप्रिसिएशन का मेथड भी बताना होता है। रिकंसिलिएशन, मतलब रिकंसिलिएशन तो लाजमी है, जिसको वो हम फिक्स्ड एसेट शेड्यूल कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये डिस्क्लोजर किसी जगह भी नहीं होता। IAS 16 में आपने सारे नोट्स पढ़े, सारे डिस्क्लोजर पढ़े, किसी जगह लिखा हुआ है कि हमने रेजिडुअल वैल्यू बतानी है? नहीं, और ना ही IAS 40 में लिखा हुआ है, बल्कि ये किसी भी डिस्क्लोजर में नहीं है अभी तक जो हमने पढ़े हैं। तो ये डिस्क्लोजर नहीं है, तो आंसर भी यही है। फिर आ जाओ थर्ड पे। ये चीजें सिर्फ टिक नहीं करनी, क्योंकि एज इट इज ये सवाल नहीं आना, इसका कॉन्सेप्ट हासिल करना है। Which of the following would cause negative net cash flow from operating activity? कहता है किस वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है? पहली बात, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ऐड करते हैं, और ऐड करने वाली चीज नेगेटिव का रोल नहीं प्ले करती, बल्कि इससे तो पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर ना नहीं है, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड, चाहे मैं कहता हूं डिक्रीज होगी डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन कम भी आएगी, फिर भी ऐड ही होगी ना कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके, उसके बाद अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन उसने हमसे पूछा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर वो कहता है जनाब अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, दैट इज अ पॉइंट। क्रेडिट सेल बढ़ने से डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, और इंक्रीज इन डेटर आउटफ्लो होता है। क्रेडिट सेल बढ़ने से हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, और डेटर इंक्रीज होना हम माइनस करते होते हैं। ये चीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिखने पर। और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखें, पेपर में IQ लेवल का इस्तेमाल करना है। देखें, जो बी पॉइंट है ये वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो डी पॉइंट है ये वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन और क्रेडिट सेल्स हैं इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो डेप्रिसिएशन ऐड होती है, और अगर हमारे डेटर्स बढ़ जाए तो वो माइनस होते हैं। डन। नेक्स्ट, अ कंपनी पे, अच्छा अजान हो रही है, हम 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करने के बाद फिर नमाज की ब्रेक होगी। सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, यहाँ अजान हो रही है, 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
जी मेरे भाई। उसके बाद a company pays to its salesmen a minimum salary plus commission based on sales। ये जो मिनिमम सैलरी है ये फिक्स्ड है और ये कमीशन है ये वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर ये दोनों पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अगर किसी को हम एक खास अमाउंट फिक्स कर दें और उसके बाद उसको कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी पे कर, जैसे जितनी सेल होगी उतना कमीशन मिलेगा, ये वेरिएबल है, और जो मिनिमम सैलरी है ये फिक्स है, तो आंसर कौन सा हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, ये है वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका बी आंसर है। ओके की बात। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपको याद होगा, इसका आंसर 1905 आप लोगों ने ये निकाला था जो कि गलत था, और आंसर ये है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको याद होगा, जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हमारी रह गई थी वो हमने ऐड बैक करनी थी। ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस्ड है, ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुका है, रेशो का है, ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, ये भी क्लास में डिस्कस हो चुका है, रेशो का सवाल है। अगर किसी ने दोबारा डिस्कस करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, या मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को कोई मसला आता है पेपर से पहले पहले तक तो वो आकर भी डिस्कस कर सकता है। 8वां पॉइंट देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। कहते कौन सी चीज बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइज करने में सही है। सबूर भाई ये 8वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं 7वां पॉइंट बता देता हूं। कहते हैं इफ फंड्स हैव बीन अरेंज्ड फ्रॉम वेरियस जनरल बोरोइंग the amount to be capitalized is based on the weighted average cost of borrowing। पहली बात बिल्कुल ठीक है, कहता है कि अगर हमारी जर्नल बोरोइंग होगी ना तो जर्नल बोरोइंग को हम एवरेज रेट के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए जो रेट गिवन होता है और जर्नल बोरोइंग के लिए एवरेज रेट। चलो मुझे तो पहला ठीक लग रहा है, फिर भी अगले पढ़ लेते हैं। Capitalization always commence as soon as expenditure for asset is incurred। नहीं, और लोन लिया ही ना हो तो क्या हम बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे? हो सकता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड हम शुरू में अपने ऑन फंड से कर रहे हो तो उसका तो इंटरेस्ट, जब तक उसकी कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं होगी लोन से तो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे इंटरेस्ट तब तक। फिर वो कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यूस अंटिल द एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज। गलत। और जब भी एसेट कंप्लीट हो जाता है, सब्सटेंशियली कंप्लीट होता है, कैपिटलाइजेशन बंद कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सून एज बोरोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। नहीं, हो सकता है एसेट स्टार्ट ही नहीं किया, आपने लोन पहले ले लिया, और अगर आपने एसेट स्टार्ट नहीं किया तब तक उसमें कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एसेट का स्टार्ट होना भी जरूरी है और बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होना भी जरूरी है, तो इसका पहला आंसर है। ठीक है जनाब, अब असर की नमाज पढ़ लेते हैं। असर की नमाज पढ़ने के बाद दोबारा रिकंटिन्यू करते हैं 5:30 बजे। ठीक है, आप नमाज इजीली पढ़ लो, आपके पास 20-25 मिनट है, उसके बाद इसी आईडी पर आपने वापस आना है, तो 5:30 बजे दोबारा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।